नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इसके पहले हमने भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र पढ़ा। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस विशाल का मैदानी क्षेत्र का हम लोगों ने अच्छे से जानकारी हासिल की। यहाँ के लोग स्थायी जीवन जीते थे, मगर अब जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका जीने का तरीका ही कुछ अलग है। जी हाँ, कुछ लोग उम्मीद पे जीते हैं और कुछ लोग ज़िद पे। और ये जो स्थान है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं अपनी ज़िद पर हैं और वो ज़िद के भरोसे वहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसे जहाँ कोई ज़रूरत की चीज़ ना मिले वो वहाँ क्यों रहेगा। मगर कुछ ज़िद ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं और वो अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाते। हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिम क्षेत्र में फैले, अरावली के पश्चिम क्षेत्र में फैले थार मरुस्थल के बारे में। जी हाँ, थार मरुस्थल। सोचकर ये अजीब लगता है कि हम डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक केवल रेत के बड़े बड़े टिब्बे हों। जी हाँ, दूर तक न कोई पानी का स्रोत मिले, न सर छुपाने के लिए कोई पेड़ मिले, न किसी की छाया। ऐसे में उस रेत के बंजर ज़मीन पर लगातार चलते रहना, खाना बदोश जीवन जीना एक कठिन ज़िंदगी है, मगर फिर भी यही तो ज़िंदगी है। तो अपने पूर्वजों के मान सम्मान को लेकर जी रहे राजस्थान के लोग। जी हाँ, राजस्थान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत में जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो लगभग है 77,000 वर्ग मील। ठीक है, 77,000 वर्ग मील जो है क्षेत्र वो है हमारे रेगिस्तान का, थार का मरुस्थल। मगर जिसमें 85% भारत में है। ये इसका जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है 77,000 वर्ग मील में तो ये फैला है। 85% हमारे भारत में और 15% पाकिस्तान में है और 85% भारत में है। ठीक, अब इसके आगे हमें क्या समझना है कि ये जो 85% भारत में है और 15% आपके पाकिस्तान में है, तो ये जो 85 में अगर हम 100 का देखें तो 100 में कितने जगहों पे क्या है, तो 100 में भी 85% खुद अकेले राजस्थान ने पूरा रेगिस्तान इलाका कवर किया है और बाकी का जो हिस्सा है वो आपका गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी समझते हैं कि यहाँ का जीवन कैसा है। यहाँ का जीवन खाना बदोश है, नोमैडिक स्टाइल है। यहाँ पर नोमैडिक मतलब एक जगह पे रुककर भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र की तरह यहाँ पानी की बहुतायत नहीं है कि आराम से खेती बाड़ी कर सके। तो यहाँ के लोग ज़्यादा करके कृषि पे नहीं, पशुपालन पे, एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहा जाता है, पशुपालन पे ज़्यादा आश्रित रहते हैं। ये भेड़, बकरी, ऊँट, गाय यही सब चराते हैं, मवेशी। ठीक ना। और यही इनका मुख्य जो है जीविकोपार्जन है, जिसके भरोसे इनकी ज़िंदगी चलती है। इनकी जो लाइवलीहुड है वो यही है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है दोस्तों, तो 85% रेगिस्तान का इलाका राजस्थान में है और बाकी के जो 15% है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ का मौसम, यहाँ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि काम चलाओ चल जाए, जो भी है एक्सट्रीम है। गर्मी होगी तो सीधे 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्मी जब होती है, गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि रेत के ऊपर आराम से आप जो है रोटी सेक सकते हैं। जी हाँ, ऐसे भी यहाँ पे तापमान हुए हैं। और वहीं ठंडक में ये -0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ की भूमि, रेत का ये एक क्वालिटी है कि वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बड़ी ही जल्दी से वो ठंडा होता है। तो ये दोनों चीज़ के कारण यहाँ का जो तापमान है वो एक्सट्रीम हॉट है, अत्यधिक यहाँ गर्मी होती है। और उसी प्रकार ठंडक के मौसम में यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिए, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जो वर्षा का वितरण है वो हर जगह अलग अलग है और उसमें अरावली के पश्चिम के क्षेत्र को बहुत कम बारिश नसीब होती है। कारण क्या था
ये आप सभी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वाले क्लास में देखा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण जो है उसमें राजस्थान के जो क्षेत्र है वहाँ बारिश कम क्यों होती है, क्या कारण है, ये आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी पहले हम मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये जो अरावली की पर्वतें श्रृंखला है ये क्या करती हैं, इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। मगर ये आगे बढ़ते इस तरफ क्यों है, उसका कारण है सऊदी अरब से आने वाली गर्म हवाएं, जिसको हम कहते हैं लू। सऊदी अरब से आने वाली गर्म हवाओं को हम कहते हैं लू। ये जो लू हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये लगातार चलते हैं और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। लगातार ये जो लू है ये आधा किलोमीटर लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी जो गति है वो धीरे धीरे न केवल यहीं तक सीमित रह गए हैं, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी धीरे धीरे रेगिस्तानी इलाका बढ़ता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि हमें अगर रेगिस्तान को रोकना है तो इन पर्वत श्रृंखला को बचा के रखना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेड़ ही इन चीज़ों को रोकेंगी। ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड बहते हैं ये अपने साथ गर्म हवाएं जो चलती हैं ये रेत के छोटे छोटे टीले बनाते चलते हैं, जिसे हम टिब्बे कहते हैं। रेत के छोटे छोटे टीले, इन्हीं हवाओं के माध्यम से टीले जो है, रेत जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि एक हफ्ते पहले जो टीला यहाँ था वो एक हफ्ते बाद टीला यहाँ रहेगा, यहाँ खाल हो जाएगा, यानी कि डेप्थ पाया जाएगा। तो ये टीले लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि ये जो हवाएं हैं अपने साथ रेत को और आगे न ले जाएं। तो ये सोचने का कारण है, विचार करने की बात है कि हमें एज एन पर्यावरण के रूप में ये बहुत ही घातक होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये इस तरफ बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं रेगिस्तान का इलाका बढ़ाता जाएगा और हमारे जो मैदानी क्षेत्र की जो ज़मीन है, जो उसके ऊपर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उस पर रेत चढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो इसका हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। बारिश यहाँ पर 150 मिलीमीटर मैक्सिमम 150 mm पर ईयर, साल भर में यहाँ की बारिश इतनी ही होती है, 150 मिलीमीटर पर प्रत्येक वर्ष इतनी ही बारिश होती है। और यहाँ पर जब बारिश होती है तो उस समय कुछ हल्की फुल्की छोटी छोटी जो है धाराएं निकल आती हैं, मगर वो भी आपके अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती, वो वहीं सूख जाती हैं रास्ते में ही, क्योंकि उनका उद्गम स्रोत कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सदाबहार पानी लगातार हर वर्ष मिलता रहे। वो इन्हीं कई जगहों से निकली हैं, जिसमें एकमात्र अगर कोई नदी यहाँ बड़ी है तो वो है लूनी नदी। जी हाँ, लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है। फिर आप सोचते होंगे यहाँ के लोगों के लिए, खेती बाड़ी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए पानी की व्यवस्था आखिर होती कैसे? उसके लिए भारत सरकार ने इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल जिसे कहा जाता है, ये बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल है, यहाँ बारिश 150 मिलीमीटर होती है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये लू गर्म हवाएं होती हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बहती हैं, जो गर्मी में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ जब आते हैं, पंजाब की तरफ, तो हम कहते हैं लू चल रहा है गर्मी के मौसम में, तो वो कहीं ना कहीं यही गर्म हवाएं होती हैं। तो आशा है कि आप लोगों को थार का मरुस्थल जो है वो कुछ समझ में आ रहा होगा कि कितना कठिन जीवन है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ के लोग उम्मीद पे नहीं, ज़िद पर जीते हैं, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की उम्मीद कर ही नहीं सकते आप किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ ज़िद होनी चाहिए ज़िंदा रहने की, ठीक ना, तभी आप ऐसे विषम परिस्थितियों में अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जीवों की बात करें, अगर यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं तो यहाँ ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट यहाँ पर एक तरह से यातायात का साधन भी है। यातायात के साधन इसलिए भी हैं क्योंकि ऊँट बड़े आसानी से रेत पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। तो ऊँट इन लोगों के लिए सबसे सुरक्षित, सफल और एक तरह से बड़े ही सहज रूप में दूर दूर तक जाने के लिए जो है एक कारगर माध्यम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नए जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे बिना पानी के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, अगर यहाँ अगर नदियाँ नहीं हैं तो हमें पन बिजली परियोजना की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सोलार सिस्टम, यानी कि
जो हमारी कमियां थी, लगातार धूप, जब यहाँ धूप इतना पड़ता है तो क्यों ना हम यहाँ पे सोलार पैनल बिछा दें ताकि यहाँ के लोगों को जो है ऊर्जा मिल सके, बिजली मिल सके। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है, यहाँ सोलार प्लांट्स लगाए जाते हैं जिससे यहाँ पे बिजली की जो है प्रोडक्शन, उत्पादन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे आप पाकिस्तान के तरफ जाएंगे, सीमा की तरफ जाएंगे, तो यहाँ के जो टीले हैं वो थोड़े से बड़े बड़े टीले होते हैं। जैसे जैसलमेर की तरफ आप चले जाएंगे, जैसलमेर की तरफ आपको और भी टीले बड़े बड़े दिखेंगे। तो जिस तरह से जितना आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे आपको टीले बड़े मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे आपको टीले धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लू का जो प्रवाह होता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट विंड्स होते हैं, वो तेज़ी से टीलों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे उनका प्रवाह कम होता जाता है वो टीले स्लोप में आने लगते हैं, धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। तो एक तरह से थार का मरुस्थल बहुत ही कठिन जीवन है यहाँ पर, और ज़िंदा रहने के लिए तमाम चीज़ों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, और जो भी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर सप्लाईज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। एक चीज़ और है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर जो यातायात का साधन, जो केवल हम ऊँट तक ही सीमित थे, अब यहाँ पर सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं, तो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर भी चलती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी रोडवेज़ और ट्रेन्स की यातायात की पर्याप्त साधन है, मगर अगर आपको रेत पर चलना है तो उसके लिए बाइक्स और कार्स नहीं, आपको ऊँट का ही सहारा लेना पड़ेगा। और जीवों में यहाँ पे सर्प, बिच्छू, ऐसे जानवर यानी कि जहरीले जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये गर्म जगह है, गर्म जगह पर जहरीले जीव ज़्यादा पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। तो आशा है आपको थार का मरुस्थल समझ में आया होगा कि थार के मरुस्थल में क्या विशेषताएं हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।